ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग लास्ट क्लास में करवा दिया था। नो सर, ऑब्जेक्टिव्स नहीं हुआ था, पूछ लीजिए एक बार बच्चों से। ऑब्जेक्टिव्स मैंने नहीं करवाया था। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस आपने बोला था सर, करवा दिया था, थोड़ा सा बाकी बोलते कि खुद करना है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन तक हुआ था। कॉस्ट कंट्रोल करवाने के बाद अगर मैं अभी समझाने एक मैं अगर अभी ये सब कराऊंगा तो आपका जो मेन चीज है, जो कॉस्ट शीट है, वो रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्लासेस जब 7 ओनली आई हैव 7 क्लासेस टोटल, राइट। तो मैं अगर ये सब अभी कराऊंगा तो अभी आपका बाकी का जो मेन चीज है, कॉस्ट फंक्शंस ऑफ कॉस्ट जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो मेन चीज है, और जो कॉस्ट शीट है वो मेन चीज है। तो ये दो चीज मेन है सर। लेकिन क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आगे का बेसिक से अच्छे से करना बेटर होगा ना। बाकी तो फाइनल अकाउंट 12th तक हमने कर रखा है और जी। एंट्री 12th तक कर रखा है। मेरे को मेरी तरह से पढ़ाने दीजिए तो बेटर होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि मैं लास्ट 4 या 5 टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ज्यादा पता होगा कि क्या कौन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब तो आपका ऑब्जेक्टिव्स है। तो मैंने तो आनंद ने भी बताया कि ये नहीं करवाया, तो मैंने आनंद को बताया कि आप पढ़ लीजिए, अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा। हाँ सर, आपने बोला था खुद करने के लिए बोला था। ठीक है, आप अपने हिसाब से करवा लीजिए। स्टडी मटेरियल खोल नहीं रहा है। ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम मैंने अभी समझाया मैंने आपको। सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल, कंपैरेबिलिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, ये क्लासिफिकेशन कॉस्ट में कराऊंगा आज भी। कॉस्ट यूनिट कहाँ गया? ये रहा कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो हर एक का एक कॉस्ट यूनिट होता है। वो प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विस हो सकता है। तो जैसे कोल के लिए पर टन होगा, ठीक है, शुगर के लिए क्विंटल होगा, टेक्सटाइल के लिए पर मीटर होगा, साइकिल के लिए कॉस्ट पर साइकिल होगा, हॉस्पिटल के लिए पर बेड होगा, टिम्बर के लिए पर फिट होगा, फार्मेसी के ब्रिक्स के लिए पर ब्रिक्स होगा, केमिकल के लिए पर टन होगा, एडिटेड वाटर पर लीटर, आर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन पर केजी होगा। ठीक है, अब ये कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर ये क्या होता है? कॉस्ट सेंटर मतलब क्या, जहां पे आपके सपोज 3 अलग अलग, एक सपोज आप एक कार बना रहे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक प्रोसेस में जाता है। ठीक है, पहले हम लोग उसको स्टील बनाते हैं, स्टील को मोल्ड करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद फिर वो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद फिर वो फाइनल उसमें आता है। तो हर एक का एक कॉस्ट इंकर होता है, हर एक का एक यूनिट होता है। पहले असेंबलिंग का एक यूनिट होता है, फिर टेस्टिंग का एक यूनिट होता है,
फिर मतलब इसका हर एक का एक कॉस्ट होता है, तो हर एक फंक्शन का जहाँ पे कॉस्ट अक्यूमुलेट होता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर। डेफिनेशन पे जाते हैं। The official terminology of SEMA defines a location of persons of equipment for a group of items interconnected with an undertaking in relation to which the costs are ascertained and used for the purpose of cost control। ठीक है, तो एक लोकेशन माने जैसे मैंने आपको लोकेशन असेंबली, ठीक है, असेंबली एक लोकेशन है। असेंबलिंग के बाद उसको पहले पहले उसको डिसमेंटल करते हैं, फिर उसको असेंबलिंग करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं। तो हर एक का एक जो लोकेशन होता है और हर एक लोकेशन का जो कॉस्ट, जो टोटल जो कॉस्ट अक्यूमुलेटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक है, द लोकेशन और पर्सन्स ऑफ द item or equipment for the group of item or connected undertaking which the costs are certain and used for the purpose of cost control। ठीक है, मतलब एक कॉस्ट यहाँ पे असर्टेन कर सकते हैं कि मेरे असेंबलिंग में मेरा टोटल कॉस्ट इतना लगा, मेरा डिसमेंटलिंग में इतना कॉस्ट लगा, मेरा से P2 में मतलब प्रोडक्शन पार्ट 2 में मेरा इतना कॉस्ट लगा, मेरा टेस्टिंग में इतना कॉस्ट लगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। The cost center should be a location or location like a branch office or MD's office. It can be determined as chairman's office or MD office। यहाँ पे तो it can be an equipment or group such as lathe machines, computer, etc. It may be department carrying out activity for production like turning, fitting, welding, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, blending, assembling, etc. The activity could be a service activity like stores department, labor office, accounts department, etc. ठीक है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है। एक से जैसे हम लोग की ऑफिस है, हम लोग की ऑफिस लिहाज नहीं करती है, ठीक है, तो वो भी एक कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट जो मिनिस्ट्री होती है उसके साथ हम लोग लिहाजिंग करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कॉस्ट इनकर होता है, तो वी आर ऑल्सो कॉस्ट सेंटर। लेकिन हम लोग के यहाँ पे जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर। ठीक है, और प्रॉफिट सेंटर जहाँ पे होता है जहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को, जहाँ पे वो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट, इसे बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। ये कॉस्ट सेंटर किसी को कोई डाउट है? नो सर। सो प्रॉफिट सेंटर नहीं है, रेवेन्यू सेंटर। अच्छा, रेवेन्यू सेंटर ही यहाँ से पढ़ा तो मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ठीक है, the responsibility centers which is held accounted for the incurrence of cost। मतलब जो सेंटर जहाँ पे जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल, which are under his control। The performance of the responsibility centers is determined under standards or budgets। The cost center have two stats, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर और डिस्क्रिप्शन। इतना जानने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन जानने से ही आपको पता चल जाएगा। रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? which are accountable for the generation of revenue। सपोज एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, सपोज एक कोई सेल्स डिपो है, ठीक है, वो है आपका रेवेन्यू सेंटर। आप बताइए एक जहाँ पे पेट्रोल पंप, जहाँ पे पेट्रोल बिकता है, वो कॉस्ट सेंटर होगा या रेवेन्यू सेंटर होगा? रेवेन्यू सेंटर है सर। वो रेवेन्यू सेंटर है क्योंकि वहां पे आप पेट्रोल वो बिक रहा है, ठीक है, तो वो, हाँ, तो वहां पे कॉस्ट भी इंकर हो रहा होगा, ठीक है, और रेवेन्यू भी वहां पे इंकर हो रहा होगा। लेकिन बेसिकली वहां पे सेल्स हो, रेवेन्यू सेंटर। Responsibility centers which are accountable for the generation for it is, for example, is responsible for sales and revenue generation। ठीक है, though it does not have an control and expenditure incurs, the expenditure like commission on sales are incurred by the revenue centers।
क्या होता है? These are responsibility for both generation of revenue and incurring of expenditure. जहाँ पे तुम्हारा रेवेन्यू भी हो रहा है और एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, ठीक है. Since the manager are accountable for both cost as well as revenue expenditure, the performance of this responsibility examples are decentralized branches of an organization. मतलब एक ब्रांच है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, उसको वो बोल दिया कि तुम ऑन बिहाफ ऑफ मी आप इसको बेचेंगे. जैसे आप ब्रांच अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो वो वहां पे आपका एक्सपेंडिचर भी हो रहा है और वहां पे आपका प्रॉफिट रेवेन्यू भी हो रहा है, तो दैट इज अ प्रॉफिट सेंटर. इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आप the responsibility centers which are not responsible for profitability but the authority to make capital investment decisions. जहां पे big capital investment जहां पे होता है, जहां पे डिसीजन होता है कि मेरे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगा, ठीक है. तो जहां पे ये सब डिसीजन लिया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट करेगा. अगर एक दूसरे कंपनी को टेक ओवर करेगा तो वो ऑफकोर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, राइट. इफ वन कंपनी इज टेकिंग ओवर द अनदर कंपनी, इट्स मेकिंग ए इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनी. तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये सब जो जगह होता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर. ये कहाँ पे होता है? महारत्न होता है, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है. बीएसयूज में अलग अलग ये लेवल्स है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ठीक है. सर हाँ बोलिए. सर जो रेवेन्यू सेंटर है हाँ, वहां पे भी तो उसमें खाली कुछ ना कुछ रेवेन्यू, कॉस्ट इनकर्ड होगी, हाँ वहां भी होगी. तो लेकिन उसको ये जो प्रॉफिट रेवेन्यू सेंटर सेंटर, हाँ यहाँ पे रेवेन्यू सेंटर में बहुत बार क्या होता है कि उसका जो कॉस्ट जो है वो इट इज बिन टेकन केयर ऑफ से ब्रांच. मतलब जो ब्रांच जो है वो उसको टेक केयर कर लेता है, ठीक है. और उसमें वहां पे खाली रेवेन्यू ही होगा, कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है. तो वहां उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर. मतलब आप प्रॉफिट सेंटर और रेवेन्यू सेंटर में डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो रेवेन्यू सेंटर में बहुत जगह होता है कि जहां पे खाली रेवेन्यू ही होगा लेकिन कोई कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है. और उसका जो कॉस्ट है वो हेड ऑफिस टेक केयर करेगा, या जो जो मतलब मेन ब्रांच जो हेड ऑफिस से सारा कॉस्ट उसका इनकर हो जाता है, ठीक है. वहां पे खाली आपका रेवेन्यू ही आपका जनरेशन होता है, ओके सर समझ गया. ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट है? कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और प्रॉफिट सेंटर. नो सर. आपको पता होगा कि ये कोई भी एक इसमें डिफरेंट ये होता है, आपका डिफरेंट प्रोडक्शन जब करोगे तो खाली एक जगह से नहीं होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस होता है, ठीक है. प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3, ठीक है. तो उसके बाद असेंबलिंग होगा, उसके बाद टेस्टिंग होगा, उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट में टेस्टिंग करने के बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल होगा, उसके बाद ये होगा. क्वालिटी कंट्रोल में भी कॉस्ट लगता है. आप कोई भी चीज का क्वालिटी कंट्रोल करोगे तो उसमें भी कॉस्ट लगता है. तो ये हर एक चीज का जो जहां जहां कॉस्ट लग रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, ठीक है. मैं इसलिए कॉस्ट सेंटर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब ओवरहेड हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब ये डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. जो हम लोग आप सीखोगे जब आप इंटर में जाओगे तब. फिर से हम लोग शेयर करता हूँ. अच्छा, कॉस्ट अलग अलग मेथड्स होती है, ठीक है. अगर हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने की अलग अलग
वेरियस मेथड्स होती है, ठीक है। अगर सिंगल एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट निकालनी है तो वो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग से निकलती है। जैसे एक ब्रिक है, कोल है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आपकी निकल जाएगी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, उसे हम लोग उसकी कॉस्ट असरटेन कर लेंगे। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच कॉस्टिंग में जो मतलब हर एक जो निकलता है बैच कॉस्टिंग में, वो बैच में निकलता है। मतलब वो जो मटेरियल जो होता है वो इन सिमिलर इन टाइप होता है। मतलब फर्स्ट जो वो प्रोडक्ट होगा और सेकेंड जो प्रोडक्ट जो निकलेगा, दे आर इन सिमिलर नेचर, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है। तो जहां पे प्रोडक्शन सेम है और आपका सिमिलर टाइप ऑफ उसको निकलता है, वहां पे हम लोग बैच कॉस्टिंग करते हैं। तो हम लोग उसका जब कॉस्ट निकालते हैं तब हम लोग इन बैच निकालते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग बैच कॉस्टिंग। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एक टीवी बना रहे हैं, ठीक है, कोई एक स्पेशल टाइप, मतलब कोई एक टीवी बना रहे हैं, तो टीवी का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, सैमसंग का, इसे आपका सैमसंग का ही कोई एक टीवी है, तो उस जो एक पर्टिकुलर मॉडल होगा वो प्रोडक्ट 1 निकलेगा और ये प्रोडक्ट 2 निकलेगा, सेम तरह का निकलेगा, में सेम निकलेगा, सब कुछ ही सेम रहेगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बैच कॉस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग में पर्टिकुलर कोई जॉब जहां पे आपको बोला जाएगा कि स्पेशलाइज जॉब को आपको दिया जाएगा कि जो आपका आगे कभी नहीं हुआ है, जहां पे आपको स्पेशलाइज जॉब किया जाएगा, स्पेशल आपको लेबर लगेगा, वहां पे हम लोग जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग है, ठीक है, कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है, वहां पे आपका जॉब कॉस्टिंग यूज होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब जहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस होता है, रोड, बिल्डिंग्स होता है, मेट्रो होता है, वहां पे हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस कॉस्टिंग मीन्स जहां पे आपका स्टेजेस में आपका होता है, मतलब सपोज आप केमिकल्स बना रहे हो, तो एक केमिकल का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट का इनपुट बनेगा, ठीक है। तो वो जहाँ पे स्टेजेस में काम करता है वहां पे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि आपका एक काम खत्म हुआ, उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट में आउट, जैसे आप पल्प होता है जब पेपर इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, तो वहां पे शुगर आपका इंडस्ट्री में। हाँ शुगर इंडस्ट्री में होता है, तो वहां पे आपका प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? सपोज जैसे कि आपका आ, आ, आपका दिल्ली बस, क्या बोलते हैं आप लोग, दिल्ली की बस सर्विस है, फैसिलिटी। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपका है वहां पे आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है। या तो आपका हॉस्पिटल है, वहां पे भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होता है, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पे जो समझना है वो कहाँ पे बैच कॉस्टिंग यूज होगा, कहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज होगा, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होगा, कहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगा, कहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा, ये क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, ठीक है। सर इसमें से कुछ ऑप्शन नहीं मेंशन है। हाँ कौन से नहीं है? सर सिंगल नहीं है। ये सिंगल सिंगल नहीं है। बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉस्टिंग है सर। है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं है, है। सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है। होगा, कॉन्ट्रैक्ट है सर। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉस्टिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ सिंगल नहीं होगा, सिंगल के अलावा सब सारा है। सिंगल नहीं है। सिंगल नहीं है। मल्टीपल। हाँ सिंगल मतलब कोई एक पर्टिकुलर इसके लिए निकाले हो, यूनिट के लिए निकाल। मल्टीपल कॉस्टिंग में क्या होता है सर? मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब आप सपोज आप वेरियस प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी बना रहे हो, तो वहां पे हम लोग मल्टीपल कॉस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन हो। हाँ
ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 230। page 3। इसमें से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आप शेयर का बटन, शेयर, ये रहा शेयर, शेयर। प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए विच ऑफ द मेथड इज यूज फॉर प्रिंटिंग इंडस्ट्री? प्रोसेस ऑपरेटिंग बैच और क्यों प्रोसेस? सर स्टेप्स होंगे ना उसमें, वेरियस टाइप के स्टेप्स प्रिंटिंग होंगे। स्पेशलाइज्ड जॉब है, प्रिंटिंग स्पेशलाइज्ड जॉब है प्रिंटिंग का। आनंद, जो एक प्रिंटिंग का आपको एक ऑर्डर मिलेगा और दूसरा जो प्रिंटिंग का ऑर्डर मिलेगा, तो क्या सेम रहेगा? नो सर, डिफरेंट। उसमें ओके सर, सॉरी सर, मुझे लगा कि जो टोटल पेंट की प्रोडक्शन होगी, हाँ मुझे लगा सर वो जो बोलिए। रूम वाइट वॉशिंग होती है उसके लिए, तो फिर पेंटिंग का प्रोसेस होगा। हाँ, तो प्रिंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब, तो प्रिंटिंग विल बी अ जॉब कॉस्टिंग। Question number 15. Which of the costs applies to a manufacture of engraved doors for a new clubhouse at golf course? ये लास्ट टाइम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था सर। 20 gold doors। आनंद के अलावा और भी बहुत जन बोल सकते हैं। बैच। कॉन्ट्रैक्ट बैच ही होगा सर। बैच कॉस्टिंग होगा, क्योंकि आपका जो एंग्रेव डोर्स है वो आपका स्पेशल, आपका वो जो डोर्स, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप गोल्फ खेलोगे, मतलब वो जो होगा वो एक तरह का रहेगा, ठीक है, वो अलग अलग तरह नहीं रहेगा, तो इसके लिए वो आपका बैच कॉस्टिंग रहेगा। ये तो मैं आपको डायरेक्ट कॉस्ट, ये तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब। ट्रांसपोर्ट कंपनी, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द सुटेबल कॉस्ट पर यूनिट ट्रांसपोर्ट के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए सर वही वेइंग होगी, Blanks. 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर होगा, ठीक है। लिखा भी है इसमें, शायद लिखा है हाँ इसमें। लिखा भी है। सेपरेट ब्रांच ऑटोमोबाइल के लिए नंबर होगा, ठीक। नंबर ऑफ यूनिट्स। कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ट्रू, हाँ। ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग इज यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स? नो। सर्विस कॉस्ट गुड्स में करते हैं? नहीं होगा सर, फॉल्स है। फॉल्स है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन जॉब कॉस्टिंग प्रिंसिपल? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग अलग है और जॉब कॉस्टिंग अलग है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस है मैंने बीच में करवा दिया। पीछे के जितने क्वेश्चन है सब मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट के जितने भी वो भी सॉल्व करिए, कोई भी डाउट्स है पूछ लीजिए, स्पेशली इन कॉस्ट, क्योंकि ये आपका बहुत ही नया ये
अब आते हैं फंक्शंस ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा फ्रॉम बुक, ठीक है। बाय वेरिएबिलिटी ऑफ बिहेवियर, वेरिएबिलिटी ऑफ बिहेवियर में 3 आते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आते हैं और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट मतलब जितना भी यूनिट में प्रोड्यूस करूं, मैं फिर से बता रहा हूं, जितना भी यूनिट में प्रोड्यूस करूं वो कॉस्ट मेरा फिक्स रहेगा। जब मैं 1 यूनिट भी प्रोड्यूस करूंगा तब भी मेरे को देना पड़ेगा, नहीं प्रोड्यूस करूंगा तब भी मेरे को देना पड़ेगा। अगर मैं 10,000 यूनिट करूं तब भी मेरे को वो कॉस्ट मेरे को इंकर करना पड़ेगा। These costs are incurred for a period for within the certain output and turnover limits tends to be unaffected by fluctuation or level of activity. They do not tend to increase or decrease with the changes in output. For example, rent, insurance of the building remain same for the levels of the production. ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? शिखा, प्राची, इसके अलावा एग्जाम्पल्स? सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर या कोई सैलरीड पर्सन है, वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है? सब फिक्स्ड है। फिक्स्ड है सर। वो फिक्स्ड है, वो तो आपका वो पर यूनिट आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सुपरवाइजर को जो कमीशन मिलेगा, सुपरवाइजर को जो कमीशन मिलेगा वो वेरिएबल है। वो फिक्स है क्या वो वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। वो वेरिएबल है क्योंकि वो यूनिट्स के हिसाब से वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। और एक चीज बताइए, जो क्वेश्चन जो आता है आपको कर रहा हूं, अच्छा ये तो दूसरा था। मेरा से 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट ऐसे प्रोड्यूस मैंने, ये है यूनिट्स, ठीक है। मेरा फिक्स कॉस्ट मेरा है 10,000, 10,000, ठीक। पर यूनिट मेरा पर यूनिट कितना होगा मेरा? 100, 100, 50, 50, 33.3। 33.3, यस यार। मैं ये बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट इज फिक्स, पर यूनिट इज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज वेरिएबल प्रोडक्शन। हाँ, जैसे जैसे आप अपना आउटपुट बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे मेरा कम होते जाएगा, पर ठीक यूनिट है। कम होते जाएगा। तो मेरा कोई भी आप ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर मेरा फिक्स कॉस्ट मेरा जितना वेरिएबल यूनिट्स बढ़ता जाएगा तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट मेरा कम होते जाएगा, फिक्स कॉस्ट मेरा कम होते जाएगा। यस सर। तो जितना मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है या खराब है? सर बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है सर। बेनिफिशियल है, ठीक है। तो जितना जितना मेरा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा उतना मेरा
पर यूनिट कॉस्ट मेरा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट जो हाफ होगा पर यूनिट का सर, यहाँ पे यूनिट्स है, आप यूनिट्स है और यहाँ डाउनवर्ड पे स्लोपिंग वैल्यू है, लेफ्ट टू तो राइट। आपका हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर यूनिट्स जो है अलग अलग यूनिट्स यहाँ पे है, तो अलग अलग यूनिट्स में आपका जो कॉस्ट है वो आपका फिक्स है। आपका जो फिक्स का ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा आपका। Okay. Fixed cost per unit is variable. Cost is fixed, but fixed cost per unit is variable. सर ग्राफ कि लाइन होगा, हाँ सर ग्राफ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ना लेफ्ट टू राइट पर यूनिट के लिए। आपका ये अगर 100 आनंद यहाँ पे 100 में मतलब तो 10,000 होगा, 200 में भी हाँ 10,000 होगा, 300 में 10,000 होगा, 400 में 10,000 होगा, 500 में 10,000 होगा। ये तो फिक्स रहेगा ना अंचल? Yes, sir. अंचल समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. शिका, अंचल, Yes, sir. शिका, ठीक है। आनंद समझ में आया आपको ये, यस सर। या फिर से समझाओ? नहीं नहीं सर नहीं क्लियर सर, समझ में आ गया। पर यूनिट ही बोल रहा हूँ, पर यूनिट तो आपका ये होगा। मैं फिक्स कॉस्ट का ऐसे नॉर्मल ग्राफ जो होगा वो आपका हाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्योंकि आपके जितने भी यूनिट्स होगा वो आपका लेवल पे ये 10,000। हाँ सर ठीक है। नॉर्मल तो ऐसे ही होगा, बाकी वो फिर आगे स्पेस आउट हो सकता है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल। मयंक, नो सर। जो वेरिएबल कॉस्ट जो है आपके इंक्रीज होंगे या डिक्रीज, उस हिसाब से आपका चेंज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जाम्पल लो आप मेरे को। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट जो है जितना आप यूनिट्स बढ़ाओगे उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा, रॉ मटेरियल। जितना कम यूज करोगे, जितना प्रोडक्शन कम करोगे उतना कम रॉ मटेरियल लगेगा, Right, sir. राइट। तो आपका रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो आपका इंक्रीज होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन के साथ। होते जाएगा, ठीक है। लेबर हाँ सर आवाज कट रही है। लेबर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हु आर गेटिंग द सैलरीड पर्सन, जो डेली वेजेस जो मजदूर होते हैं, ठीक है। हाँ मैं वो कि जो डेली वेजेस जो आपके लेबर होते हैं, डेली वेजेस जो पे आते हैं, ठीक है, तो उनका भी पर यूनिट बेसिस पे आप उनको पेमेंट करेंगे आप उनका, ठीक है। अगर आपका जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप ज्यादा लेबर लेंगे, अगर कम प्रोडक्शन होगा तो कम लेंगे। आज जस्ट कोविड में प्रोडक्शन कम हो गया तो आज कोई भी काम नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है। जो डेली वेजेस है प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, इसकी बात ही कहाँ। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इट विल इंक्रीज और अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन, ठीक है। तो
tend to vary with the volume of activity. Any increase in the activity results in increase in variable cost and vice versa. For example, direct cost of labor. यहाँ पे एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपने फिक्स कॉस्ट का बताया, ये आपका यूनिट्स है 100, 200, 300, पर यूनिट कॉस्ट है, ये मटेरियल का ही मैं बोल रहा हूँ, 5 रुपीज और 5 रुपीज, तो आपका टोटल कॉस्ट हो गया आपका 500, 1000 and 1500. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल, ठीक है, पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल, कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड. ये लाइन बहुत बार पूछते रहे इंस्टीट्यूट, इसलिए मैंने आपको ये बताया. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसा होगा, इट विल बी अ वर्टिकल लाइन. जैसे जैसे आपका वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा. आपका 500 में 50,000 होगा, 400 में 40,000 होगा, 300 में 30,000 होगा, 200 में 20,000 होगा, 100 में 10,000 होगा. तो जैसे जैसे आपका कॉस्ट बढ़ते जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ते जाए वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ते जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक बार स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ. पे किसी को डाउट? हाँ, आपने पढ़ा होगा कॉस्ट में, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इसमें. ठीक है, मयंक राय मेरे को एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दीजिए, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल दीजिए फ्रॉम डेली लाइफ. बताइए. सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कोई एग्जांपल? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक टेलीफोन बिल. टेलीफोन बिल में आपका कुछ पोर्शन कॉस्ट फिक्स रहता है और कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल रहता है. ठीक है, तो उसमें जो फिक्स पोर्शन रहता है वो तो आपको देना. आपको अगर आपने एक टेलीफोन किसी को कॉल्स किया कि नहीं किया, वो आपको. इलेक्ट्रिसिटी भी एक एग्जांपल है जहां आपको आपको ये करना है. रिफ्रेशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, वो वेरिएबल कॉस्ट कैसे? रिफ्रेशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, वो तो आपकी सेमी वेरिएबल कैसे होगी आपका. वो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आप सपोज सबको एक केक खिलाए तो वो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से होगा. ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन, टेलीफोन इज वन, जहां पे आप कुछ पोर्शन फिक्स रहेगा, कुछ पोर्शन आपका वेरिएबल रहेगा. अगेन आई एम शेयरिंग इट. Variable costs are both
fixed cost and variable cost are the fluctuation level. The examples are telephone bills, gas bills are depicted as follows. उसमें आपका यहाँ पे कुछ पोर्शन यहाँ पे फिक्स हुआ, फिक्स होने के बाद ये आपका upward downward हुआ, but this portion is fixed. The red portion you can see which portion is fixed and it is going up, so that is a semi variable cost. ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का निकालने का मेथड ग्राफिकल मेथड होता है या हाई और लो पॉइंट मेथड होता है. ठीक है, मैं आपको एक मेथड आपको बता देता हूं ये कैसे निकाला जाता है. आपका वॉल्यूम है 500 और 500 में आपका ₹1,500 आपका कॉस्ट है. दिस इज यूनिट्स. इसमें आपका आया ₹5,500. ठीक, और से 1000 में आपका आया 10,500. 10,500 ये रुपीस है. तो आपको यहाँ पे कितना वेरिएबल कॉस्ट है और कितना फिक्स कॉस्ट है, कैसे निकालेंगे आप. जो हम लोग बोलते हैं हाई एंड लो मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे 10,500 माइनस 5,500 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय माइनस 500. तो 5,000 बाय 500, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया पर यूनिट 10. तो फिक्स कॉस्ट 5,500 minus 500 into 10 which is equal to 500. ये समझ में आया किसी को? ये समझ में आया सबको? पर स्क्रीन शेयर हो रही है. अच्छा, हाँ, आप समझ में हम लोग यहाँ पे 500 पे अगर 5,500 में कॉस्ट है और 10,000 1,000 पे 1,500 कॉस्ट है, तो ये मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. इसमें फिक्स है, पोर्शन आपका वेरिएबल है, तो मेरे को फिक्स पोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालना है. तो इसे हम लोग बोलते हैं हाई एंड लो मेथड. हाई एंड लो मेथड, हाई एंड लो मेथड से हम लोग निकालेंगे 500 माइनस 5,500. ठीक है,
ये आपका कॉस्ट का डिफरेंस है और यहाँ पे 1000 माइनस 500 मतलब डिफरेंस इन कॉस्ट एंड डिफरेंस इन यूनिट्स। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपका आ जाएगा। दिस इज पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। अगर इस पर यूनिट कॉस्ट से हम लोग इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएंगे। आप यहाँ पे अजमा के आप देख सकते हो 1000 इंटू 10 प्लस 500 आपका 10,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पोर्शन आपका कुछ पोर्शन तो, और सेम आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट द कॉस्ट बी x। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट आपका x हो और फिक्स कॉस्ट y हो जाएगा। तो y प्लस 500x इक्वल्स टू 5500 और y प्लस 10,000x इक्वल्स टू 10,500। x एंड y अगर सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो आप x एंड y से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। किसी को कोई डाउट है? स्क्रीन अभी भी नहीं आया, स्क्रीन नहीं आ रहा। किसी को प्रॉब्लम है समझने में? शिवानी रिपीट कर दीजिए। अच्छा, स्क्रीन सर को स्क्रीन ये या हाँ, स्क्रीन तो मैंने अभी ये किया। अब आ रहा है स्क्रीन? स्क्रीन आ रहा है? सपोज मेरा शिवानी मेरा 500 यूनिट्स में मैंने आपको फिक्स कॉस्ट समझाया, वेरिएबल कॉस्ट समझाया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझा रहा था। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कितना पोर्शन फिक्स है कितना पोर्शन वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए दो तरीका होता है, एक साइमल्टेनियसली मेथड होता है और एक हाई एंड लो मेथड होता है। ठीक है, तो हाई एंड लो मेथड में पोर्शन फिक्स होगा, कुछ वेरिएबल होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सपोज 500 यूनिट्स में आपको 5,500 10,000 यूनिट्स में 10,500 यूनिट्स लगा, 10,500 रुपीज लगा आपका। तो आपको कैसे कैसे पता चलेगा कि कितना फिक्स है कितना ये है? तो हम लोग डिफरेंस इन कॉस्ट निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 10,500 माइनस 5,500। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब 1,000 माइनस 500। तो आपका हो गया 5,500। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आया पर यूनिट? 10 रुपीज। और आपको फिक्स कॉस्ट निकालना है तो 5,500 माइनस 500 इंटू 10, तो आपका यहाँ पे आएगा 500 रुपीज। ठीक है, इसी को ये सही है कि नहीं मेरे को देखना है। तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 500 तो आपका आंसर आएगा 10,500 ही आएगा। तो 10 रुपीज इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड 500 इज योर फिक्स कॉस्ट। अब समझ में आया? अगर इसको आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन से करना है तो आप फिक्स कॉस्ट को y लेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को x लेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट भी
बी वाई, तो आपका साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्या होगा? 5500 प्लस वाई प्लस 500x सॉरी 1500 इक्वल्स टू ये वाला 10,500 equals to I plus 1000x। अगर आप x और y सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपको आएगा। ठीक है, अभी कोई डाउट है? नो सर। आनंद, आनंद, आनंद कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको मिहिर में फिर से आपको समझा दूंगा बाद में, ठीक है? मैं वरना क्लास आगे बढ़ेगी। दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक ये तो बाय दी बिहेवियर हुआ, और सॉरी मैंने शेयर नहीं किया। मेरे से समझ लेना, ठीक है? मैं आपको समझा दूंगा, अब मेरे को फोन करना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है? This is by behavior. By behavior, there are three costs. One is fixed cost, variable cost, and one is semi-variable cost. ठीक है? दूसरा है by controllability. एक है controllable cost, एक है uncontrollable cost. कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होते हैं जिसके आपके पास मैनेजर के पास राइट होते हैं कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको घटा सकता हूँ या उसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो कौन से कंट्रोलेबल कॉस्ट होंगे? जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंट्रोलेबल एट द शॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसका पावर है कि मैं उसको बढ़ा भी सकता हूँ, मैं उसको कम भी कर सकता हूँ। अगर मेरा क्राइसिस है तो मैं इसको कम करूंगा, अगर मेरा क्राइसिस नहीं है, मेरे को प्रॉफिट करना है, तो उसको हम लोग बढ़ाएं। इट मे बी अ कॉस्ट, इट मे बी अ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड टिपिकल बाय अ कॉस्ट, प्रॉफिट और investment center is called controllable cost. Controllable costs are incurred in a particular। श्रुति का क्या हुआ? श्रुति नहीं है? Controllable costs are costs which can be controlled by a manager। ठीक है, इसमें आपके डायरेक्ट कॉस्ट आएंगे, डायरेक्ट लेबर आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है जो आपके हाथ में नहीं है, वो इंकर करना ही करना है। ठीक है, the cost which cannot be influenced by action of specified and thing are called uncontrollable cost। For example, expenditure incurred by tool room is controllable by foreman in that section, but the share of tool room expenditure which is apportioned to the machine shop is not by the। यहाँ पे ओवरहेड जो होता है वो ओवरहेड को हम लोग अपोर्शन करते हैं। ठीक है, तो आपके प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3 है, और वो सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस कॉस्ट जो होता है प्रोडक्शन में हम लोग उसको
अपोर्शन करते हैं, तो जो पोर्शन जो वहां से सर्विस से मेरे आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो आना ही है मेरे को, ठीक है। तो दैट इज अनकंट्रोलेबल इन द हैंड, इन द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, बिकॉज इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द इंचार्ज, ठीक है। दूसरे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होते हैं जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई रेंट है, वो आपके अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको वो इनकर करना ही पड़ेगा। बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल कॉस्ट जो होता है, एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब कोई फायर लग गया, ठीक है, थेफ्ट हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। आगे, ठीक है। इसके बाद बाय फंक्शंस, बाय मैनेजरियल डिसीजंस, ठीक है। मैनेजरियल डिसीजन में मार्जिनल कॉस्ट है, डिफरेंशियल कॉस्ट है, इंप्यूटेड कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, संक कॉस्ट है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। ये सब मैं आपके इसमें को दिखा दूं, एक सेकंड जस्ट वेट। यहाँ पे एक बार ये बाय नेचर वाला नहीं करवाया। मिहिर कुमार, ये क्या कर रहे हो? फिर क्लास के बाहर निकालूंगा फिर। सर मैं नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है? ये अपने आप चेंज हो रहा है प्रेजेंटर बार बार। प्रेजेंटर चेंज हो रहा है, सबसे पहले मोहित था। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? मैं स्क्रीन अभी तक शेयर किया नहीं, तो कहाँ आएगी? अच्छा, तो आपके तीन तरह के कॉस्ट है, एक बाय बिहेवियर, बाय कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है, बाय मैनेजरियल डिसीजन, और है बाय फंक्शंस।
तो बाय फंक्शंस में आपको बाय फंक्शन में आपके कॉस्ट होंगे, डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, ऐसे इसमें नहीं दिया है। कॉस्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट हो रहा है उसके लिए वो कॉस्ट इंकर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो आपके डे टू डे आप मतलब वो एक्सपेंसेस जो आप अपोर्शन नहीं कर पा रहे हो। सपोज आपने दो बना रहे हो और उसमें दोनों दोनों प्रोडक्ट बनाने में कोई एक्सपेंडिचर होता है। सपोज आपने कोई मोल्ड किया, कोई एक डाई बनाया, ठीक है, उसमें से प्रोडक्ट ए भी निकल रहा है, प्रोडक्ट बी भी निकल रहा है, ठीक है, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्ट, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दैट व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ प्रोडक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी that not be directly attributed to a product, उसे बोलते हैं हम लोग indirect expenses। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके हम लोग आएंगे प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहाँ कहाँ कैसे इंकर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो फैक्ट्री में इंक्लूड होता है तो उसके फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। अगर वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आता है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। सेलिंग के लिए अगर कोई भी ओवरहेड होगा तो वो सेलिंग ओवरहेड में आएगा। হ্যাঁ, আমি না না আমি পরে কথা বলছি, ক্লাস করছি, ঠিক আছে। अगर वो प्रोडक्शन में होगा तो उसे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर होगा तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा। सेलिंग के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो सेलिंग ओवरहेड के लिए कोई भी होगा तो सेलिंग ओवरहेड आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा। तो जहां पे ये ओवरहेड यूज होगा वहां पे आएगा। तो यहाँ पे दो चीज याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आप करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड के बाद आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो आएगा सीओजीएस। सीओजीएस को ऐड करेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसमें मैं माइक अनलॉक करना ऑप्शन मेरे को नहीं पता कहाँ से। हम्म, ये अनलॉक नहीं हो रहा। हम्म, म्यूट भी।
मिहिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट करके मेरे को बता दीजिए, ठीक है? इसको प्रॉब्लम है वो चैट करके, मिहिर को प्रॉब्लम है तो मिहिर मेरे को बता दे, ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई किसी को प्रॉब्लम? और दूसरा ये आपके ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, आपका ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, तो आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट से अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड ऐड करेगा, सीओजीएस आएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सीओएस आएगा, ठीक है? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट शीट करेंगे, ठीक है? बुक में थोड़ा डिफरेंट है, कॉस्ट शीट में जब मैं कराऊंगा तब इसमें ज्यादा इलाबोरेट करूंगा, ठीक है आनंद? फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, मैनेजरियल डिसीजन। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? क्या होता है कि पर यूनिट में पूरा प्रॉफिट निकालना होगा मिहिर कुमार। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मैं पर यूनिट अगर जितना बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या कितना कमेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से यूनिट पे कितना मेरा प्रॉफिट होगा, हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को ये करते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट में और एक दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यू पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज ले लेता हूँ। मेरा यूनिट, सपोज में एक्स यूनिट है, एक्स यूनिट सोल्ड फॉर ₹10, वेरिएबल कॉस्ट is 5, अब शेयर हो रही, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6, तो फिक्स कॉस्ट इज ₹20,000. 20,000. How many units should be sold? How many units should be sold for
no loss. Which is also called break point. जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो मेरा सेल प्राइस क्या है? ₹10। मेरा वेरिएबल कॉस्ट है तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस, मतलब एक यूनिट अगर मैं बेचूंगा मेरा ₹4 का फायदा होगा। एक यूनिट अगर बेचूंगा तो मेरा ₹4 फायदा होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आप करूंगा, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा उतना मेरा फायदा होगा। तो इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 20,000 बाय ₹4, which is 5,000 यूनिट्स। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सीधी सी बात है, 4 है, अगर 5,000 यूनिट करोगे तो 20,000 आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा और 20,000 फिक्स कॉस्ट है, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट निकालना है, सपोज मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सपोज मेरे को प्रॉफिट चाहिए 20,000, ठीक है, तो मैं कितना यूनिट्स बेचूं? बाय कंट्रीब्यूशन। सपोज मेरे को डिजायर्ड प्रॉफिट है प्रॉफिट इज ₹10,000, मेरे को 10,000 प्रॉफिट चाहिए। मेरे बेचने पे मेरा होगा 20,000 प्लस 10,000 बाई 4। ये आएगा आपका 7,500। तो 7,500 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरे को 10,000 प्रॉफिट आएगा। 7,500 यूनिट्स। ये कॉपी, ठीक है। आउट है आनंद, जिनेश दत्त, गुड। हिमांशु 5,000 यूनिट्स है। आनंद 3,200 यूनिट्स, 5,000 आएगा। सबको समझ में आया अभी तक? कैसे निकालते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट?
मिहिर कुमार, आपको समझ में आया? श्रुति, शिका, आगे बढ़े। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हम लोग दिखाते हैं? मार्जिनल कॉस्ट हम लोग क्या दिखाते हैं कि कौन से आउटपुट में कितना प्रॉफिट होगा, कितना चेंज इन वॉल्यूम करेंगे, तो वो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ये करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब मैं एक स्टैंडर्ड बना दिया कि एक मटेरियल कॉस्ट का मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने में मेरा 0.5 kg लगेगा, एक मटेरियल जिसका दाम है 3 रुपया, मेरा 3 घंटा लेबर लगेगा और 3 घंटा मेरा 10 लेबर लगेगा जिसको मेरे को देना पड़ेगा 5 रुपीज पर आवर। ठीक है, तो वैसे करके हम लोग ने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दिया। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जब हम लोग एक्चुअल के साथ डिवाइड करते हैं तो हम लोग उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो हम लोग वेरिएंस निकालते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में कहाँ डिफरेंस है, कौन वजह से मेरा कॉस्ट बढ़ गया या कौन सी वजह से मेरा कॉस्ट कम हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? इसको मैं मिटा दे रहा हूं। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है? सपोज मेरे को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है 1000 यूनिट्स का। 1000 यूनिट्स का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, और मैं अप्रोच, अच्छा ये स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है। ठीक है, और मैं अब शो रही होगी, मैं 2 यूनिट्स पे मैं 3000 यूनिट्स बनाता हूं और मैं बनाता हूं 2000 यूनिट्स। ठीक है, मैं 1000 यूनिट्स बनाता नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये एक्सपोर्ट ऑर्डर देना है मेरे को। ठीक है, अभी भी शो नहीं हो रही है। अब शो, ठीक है, इसमें मेरा से मटेरियल कॉस्ट है से मेरा 30,000 रुपया, और यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट है मेरा 20,000 रुपया। ठीक है, सॉरी, लेबर मेरा यहाँ पे 15,000, यहाँ पे होगी 10,000। ओवरहेड हो रहा है मेरा 6,000, यहाँ पे है 4,000। मेरा फिक्स यहाँ पे 5,000,
यहाँ पे कितना होगा? 2000 पे 5000 होगा या ज्यादा होगा? 5000 ही होगा। स्पेलिंग रॉन्ग है फोक्स, ओवरहेड का। ठीक है, तो मैं 1000 यूनिट्स के ऊपर अगर कोट करूंगा तो कितना कोट करूंगा? इसका और इसका डिफरेंस जो है, तो मैं जो कोट करूंगा वो है 10,000 5,000 एंड 2,000। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो मैं कोट करूंगा, ये जो टोटल कॉस्ट जो मेरा होगा वो है मेरा 13,000। इसके ऊपर से प्रॉफिट मेरा है 10%। $1,700 हुआ, तो मेरा सेल्स फिगर कितना होगा? ये सबको समझ में आया? सॉरी, सबको समझ में आया ये डिफरेंशियल कॉस्ट? डिफरेंशियल कॉस्ट इज बेसिकली द चेंज इन टू लेवल्स। उसका जो डिफरेंस जो है वो हम लोग का डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग का डिफरेंशियल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? इम्प्यूटेड कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट दैट डज नॉट कैश आउटले। मतलब मैं एक अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इतना कॉस्ट पे करूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो पे नहीं कर। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल में मैं पे नहीं कर रहा हूं, बट ये मैं नोशनली मैं अपना अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इतना कॉस्ट पे करूंगा टू अराइव एट प्रॉपर प्रॉफिट। हाँ, ओनर्स और बिल्डिंग रेंट भी आपका इम्प्यूटेड कॉस्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट आर, जो एक प्रोडक्ट, दिस कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द परचेज। एंड मैं कैपिटलाइज कॉस्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कैपिटलाइज कॉस्ट आप में है नहीं, इसलिए। प्रोडक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सिने। सच कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट है फ्रॉम दिस परचेज टू सेल में जितना भी कॉस्ट लगेगा एक प्रोडक्ट के लिए, वो है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। Hence, under marginal costing, variable and manufacturing under absorption, total manufacturing constitute the inevitable and product cost. ठीक है, opportunity cost क्या है? Suppose मैं जो एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक रूम है, मेरा खुद का रूम है, तो वो रूम पे मैं इसको रेंट पे दे सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस, गुड। तो रूम में आपको मैं इसको रेंट पे दे सकता हूं। मैं ये रूम रेंट पे नहीं दे, यहाँ पे मैंने ट्यूशन सेंटर चालू किया। ठीक है, तो आई एम सैक्रिफाइसिंग द रेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ओपनिंग द ट्यूशंस। तो ये जो रेंट मैंने जो सैक्रिफाइस किया, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर माय ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर आपने कोई आप विड्रॉ करते हो फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, ये जो लॉस ऑफ डिपॉजिट एक्सपेंशन के लिए ये जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपना ट्यूशन सेंटर चालू करोगे, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस, गुड। तो रूम में आपको मैं इसको रेंट पे दे सकता हूं। ठीक है,
तो everybody should understand this opportunity cost because it is a very important concept of opportunity cost. ये शायद आपको इकोनॉमिक्स में भी आपने opportunity cost आपने पढ़ा होगा, ठीक है. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब मेरे से जो जिसको मैं कैश आउटले देता हूँ, जो मैं कैश मेरे से बाहर जाता है, वो से वो हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस. ठीक है, ये कब लिया जाता है? मेक और बाय. ठीक है, ये इसमें आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है. ठीक है. शटडाउन कॉस्ट मतलब मेरे को कोई इसको कंटिन्यू करना है या मेरे को शट डाउन करना है, तो इस कॉस्ट को ये करने के लिए हम लोग ये जैसे रेंट है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट. संक कॉस्ट, sunk costs are the costs which have been already been incurred and they have no role in the decision making in the सपोज मैंने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, तो जो है जो एग्जिस्टिंग मशीन जो है इसकी आपने पेमेंट कर दिया है, उसका कोई अभी हिसाब नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका पैसा आपने खर्च कर दिया. फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च डेवलपमेंट कर दिया, अभी वो रिसर्च डेवलपमेंट में सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जो पैसा आपने दे दिया फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड योर संक कॉस्ट. एब्सोल्यूट कॉस्ट है नहीं, पीरियड कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट. Explicit costs are same as the your out of pocket expenses. मैंने आपको समझाया जैसे सैलरी, वेजेस, वो सब आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और जहां पे कैश पेमेंट नहीं होता है उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, अब बताइए इसमें कहाँ पे कौन से डाउट्स है, मैसेज में बता दीजिए कहाँ डाउट्स है. मैं फिर से मैनेजर डिसीजन वाला में कौन से डाउट्स है. Opportunity cost, sunk cost, implicit cost. Shall I proceed ahead? कौन से न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आए? गरिमा, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले या डिफरेंशियल कॉस्ट वाला? अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जो आपके पॉकेट से पैसा जाता है. ठीक है, जैसे कि सैलरी है, पोस्टेज है, टेलीग्राम है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, वो आपके सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसमें आपका कोई कैश पेमेंट नहीं होता है. ठीक है, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. वो खाली हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट यूज करते हैं. गरिमा, आपको ये वाला समझ में नहीं आया? गरिमा, आपको गरिमा, यहाँ पे हम लोग ने 2 लेवल लिया था, 3000 एंड 2000. तो हम लोग ने इसके डिफरेंस जो है, इसका डिफरेंस लिया 3000 माइनस 2000 जो 1000 यूनिट्स है. और हम लोग ने यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो लिया है, लेबर कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो लिया है, ओवरहेड का जो डिफरेंस है वो लिया है. फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स रहता है. तो अगर मेरे को 1000 यूनिट अगर बनाने हैं कोई ऑर्डर आता है तो मेरा टोटल कॉस्ट पड़ेगा 17,000. अगर मेरा प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, तो मैं 1700 मैं इस पर प्रॉफिट लूंगा और मैं उसको कोट करूंगा 18,700, 18,700. It is basically the difference between the two levels of production, differential cost. और किसी को कोई डाउट है? मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं. और कोई डाउट है?
विनीत कुमार है क्या? विनीत नहीं है। मेगा समझ में आया? मेगा श्रीवास्तव इम्प्यूटेड कॉस्ट एक बार बता दो। कौन सा? इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है, कौन सी कॉस्ट? इम्प्यूटेड आपकी आवाज ब्रेक करके आ रही है। हेलो हेलो शिवानी, आनंद, सर इम्प्यूट कह रही है। अंचल, करीमा, मानसी, प्राची, सहेज, इम्प्यूटेड कॉस्ट बता दीजिए। इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होते हैं जिसमें आपका कैश पेमेंट होता है, जिसमें कैश आउटफ्लो होता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता है, जस्ट टू मेकिंग द प्रॉफिट, प्रॉपर प्रॉफिट मेरा है कि नहीं है, और वो जो कॉस्ट होते हैं उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट आर आल्सो इम्प्लिसिट कॉस्ट। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बाय कंट्रोलेबिलिटी हम लोग ने कर दिया कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको समझाया। ठीक है, बाय चेंजेस ऑन वॉल्यूम्स मैंने बताया फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रोलेबिलिटी बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल डिसीजन, मार्जिनल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो होता है जो आपका डिसीजन में आपका रेलिवेंट नहीं है, मतलब वो कॉस्ट लग गया लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में आपका रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अवॉइडेबल एंड कॉस्टिंग। टाइप ऑफ कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, ये जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस ये कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये समझाया मैंने आपको। ठीक है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग समझाया मैंने आपको, कॉस्ट यूनिट समझाया आपको, कॉस्ट सेंटर समझाया। अब आते हैं हम लोग इसमें फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट क्या दिखाता है आपको? कॉस्ट शीट बेसिकली आपका मेरा ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट दिखाता है कि मेरा कौन से हेड में कितने मेरा कॉस्ट लगा है। ठीक है, इसमें टोटल कॉस्ट भी निकालना होता है और पर यूनिट कॉस्ट भी हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो एक कॉस्ट शीट डिफरेंट लेवल पे होगा या एक लेवल पे होगा? कॉस्ट शीट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। ठीक है,
कॉस्ट शीट में क्या क्या नहीं आता है, इनकम जो फाइनेंशियल पार्ट जो है, इनकम टैक्स नहीं आएगा, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डोनेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स नहीं आएगा, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडरराइटिंग कमीशंस, राइटिंग ऑफ गुडविल, रिजर्व्स ऑफ बैड डेब्ट्स, शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रॉपर्टी, सारे आपके फाइनेंशियल आइटम्स है। इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, डोनेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, ये सब नहीं आएंगे। ठीक है, मैं एक अच्छा एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाता हूँ। कॉस्ट शीट का है, आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल्स एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा, इसके साथ ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो प्राइम कॉस्ट आएगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ऑर्डर ऐड करेंगे तो ग्रॉस वर्क्स आएगा, इसके साथ ऐड वर्किंग प्रोग्रेस आएगा, लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब जो काम अभी चल रहा है, अभी भी वो फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं हुआ है। पहले हम लोग रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आप लोग इसको एक इंपोर्ट करेंगे तो आपका वर्किंग प्रोग्रेस आएगा। वर्किंग प्रोग्रेस आप इसको ये करेंगे तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो मेरा जो वर्किंग प्रोग्रेस है, मतलब अभी तक वो फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट नहीं, वो कुछ पार्ट उसका बाकी है, तो उसका लास्ट ईयर का वर्किंग प्रोग्रेस ऐड करेंगे और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस है वो इसको लेस करेंगे। ठीक है, एड रिसर्च एंड क्वालिटी कंट्रोल, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग ऐड करेंगे। सॉरी नीचे ठीक है, इसमें ऐड फिनिश गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐड करेंगे, लेस फिनिश गुड्स ऑफ मटेरियल्स माइनस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मार्केटिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से यहाँ पे सेल्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट पहले बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, नीचे सेल्स लिखते हैं। ठीक है, इससे कॉस्ट कंपैरिजन होता है, कॉस्ट फिगर होता है, कॉस्ट एस्टिमेट्स होता है और सेलिंग प्राइस पता चलता है, कॉस्ट कंट्रोल होता है। इसमें और एक दो चीज बोलनी है जो इंस्टीट्यूट ने ये की, बैड डेब्ट को उसने एक्सक्लूड किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि बैड डेब्ट सेलिंग ओवरहेड का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले तो लॉन्ग सम्स आते थे तो मैंने स्टूडेंट्स को बोल देता था कि आप नीचे अजम्पशन लिख सकते हो कि बैड डेब्ट सेलिंग ओवरहेड का पार्ट होगा तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो बैड डेब्ट इंस्टीट्यूट ने सेलिंग उसको एक्सक्लूड किया है, लेकिन नॉर्मली सारे बाकी बुक्स में बैड डेब्ट को सेलिंग ओवरहेड का पार्ट लिया है। ठीक है, तो आप अगर बैड डेब्ट्स अगर फॉर एग्जाम पर्पस है तो आप बैड डेब्ट्स को एक्सक्लूड ही करेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको एक्सक्लूड किया है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, तो कॉस्ट शीट पे हम लोग कॉस्ट शीट पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्लासिफिकेशन और कॉस्ट ये करेंगे। ठीक है, कौन से क्लासिफाई करेंगे, कौन से कहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास बुधवार को होगा या सोमवार को होगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट्स है किसी को।